Hello friends, today myself Swati and I am gonna teach you the very first unit of 11th biology, that is diversity in the living world. See, biology is the science of life forms and living processes. बायोलॉजी एक साइंस है लाइफ फॉर्म्स की एंड लिविंग प्रोसेसेस की। जैसे कि हम लोगों ने साइंस पढ़ी है ऑर्गेनिजम्स में, हम लोगों ने जाना है कि ऑर्गेनिजम्स इतने टाइप के होते हैं, इतनी इतनी इनके फीचर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग आगे और जानेंगे भी। लेकिन आप लोग अपने 10th क्लास से अभी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ के आए होंगे, लाइक चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो इन सब में हमने क्या पढ़ा? यही पढ़ा कि हम लोग लिविंग फॉर्म्स की या लिविंग प्रोसेसेस की या लाइफ फॉर्म्स की हम लोगों को एक साइंस पता चलती है, उनकी फंक्शनिंग पता चलती है, और उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग वर्ल्ड में एक अमेजिंग डाइवर्सिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मतलब जैसे कि अगर आपके पास एक बुक है तो एक बुक में बहुत अमेजिंग अमेजिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसी टाइप से हमारे पास अगर लिविंग वर्ल्ड है तो हमारे लिविंग वर्ल्ड में काफ़ी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा वाइड वैरायटी होती है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। ठीक है। ऐसे ही अर्ली मैन could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism। जो पहले के मैन होते थे, मतलब पहले के जो ऑर्गेनिज्म मतलब मैन होते थे, वो ईजिली डिफरेंस बता देते थे कि एक मैटर में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है। मैटर अभी हम लोग पढ़ के आए हैं अपने 9th स्टैंडर्ड से। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि उसके पास कुछ मास हो और कुछ वॉल्यूम कंटेन करे। ठीक है। अब early man defined some of the intimate matter, wind, sea, fire, etc. and some among the animals and plants। अब हमारे पहले के हमारे लाइक पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज हम लोग जिन्हें कहते हैं फोर फादर्स, उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि मैटर में विंड, सी एंड ये सब आता है, एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स, और उनमें कुछ कुछ एनिमल्स या प्लांट्स भी आते हैं। ठीक है। अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है। द कॉमन फीचर ऑफ सच लाइफ फॉर्म्स ऑफ इंटीमेट एंड अनइंटीमेट ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो सेंस ऑफ ईव or fear that they evoke। The description of living organism, including human being, began much later in human history। देखिए, हम लोगों ने मैटर के बारे में जान लिया, हर चीज़ के बारे में जान लिया, लेकिन अब हमें अगर मतलब लिविंग ह्यूमन हिस्ट्री जब आई तब हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चला, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के बारे में भी। ठीक है। सोसाइटीज़ विच इंडल्ज इन orthopocentric view of biology could register limited processes of biological knowledge, systematic and monumental description of life forms brought in out of necessarily detailed systems of identification, nomenclature and classification। The biggest spin-off of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically। ठीक है। अब इतना तो आप आगे पढ़ सकते हैं, ये एक सिर्फ नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है कि आखिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, हमने किस किस तरीके से जाना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बने। अब इन सब के बारे में हम लोग ये 4 चैप्टर जो हमारा एक लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब आया हमारे एक अर्नेस्ट मेयर नाम के साइंटिस्ट थे, जो कि 5 जुलाई 1904 को इनका जन्म हुआ था इन केप टाउन, जर्मनी। अर्नेस्ट मेयर, द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु वाज आल्सो कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। अब आपने डार्विन के बारे में पढ़ के आए हैं आप लोग 10 से, तो आप लोग अच्छे से जान सकते हैं कि इनको हम लोग 20th सेंचुरी की डार्विन ही कहते थे। वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। मतलब अब इनके बारे में आप लोगों को अपना डिटेल में देखना है, इनकी जो डेट्स वगैरह हैं इनको याद रखना है, क्योंकि नीट पेपर वगैरह में जितने मेडिकल या एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उन सब में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग जैसे एक लाइक 1504 में केप टाउन में इनका बर्थ हुआ था, इन्होंने इनको क्या कहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज कॉल्ड एज अ डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, तो आंसर इज अर्नेस्ट मेयर। ठीक है।
अब आगे ऐसे ही हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। हम लोग अपना यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। हमारा लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। मतलब जितने अलग अलग तरीके के, बहुत सारे तरीके के जो लिविंग टाइप्स हैं, ये अमेजिंग है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, ocean, freshwater lakes, deserts or hot springs, leave us speechless। मतलब अगर हम अपने अर्थ की, अपने लिविंग वर्ल्ड की खूबसूरती देखें तो हम लोग एकदम अपना मतलब एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं, हमारे पास कुछ भी कहने लायक शब्द नहीं रह जाते हैं। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ गैलोपियन हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स ईव एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। इन सब को देख के हम लोग बहुत चक्के हो जाते हैं, हम लोग सोच में पड़ जाते हैं। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड cooperations among members of the population and among populations of the community, or even the molecular traffic inside a cell makes us deeply reflect on what indeed is life। अगर हम लोग जैसे कि अभी हम लोग मैटर पढ़ के मतलब सेल के बारे में अगर पढ़ें तो सेल के बारे में पढ़ के या उसके अंदर की केमिकल मॉलिक्यूलर ट्रैफिक वगैरह को मतलब मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, इन सब को पढ़ के, इन सब को जान के हम लोग यही सोचते हैं कि आखिर ये लाइफ है क्या। बिल्कुल, दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। अब इसी में जुड़े हुए, इस क्वेश्चंस के अंदर भी अब दो क्वेश्चंस हैं जुड़े हुए, इसके अंदर ही इसके दो क्वेश्चन और भी हैं। द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग, एंड द सेकेंड इज philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is। पहला क्वेश्चन क्या है कि आखिर लिविंग क्या है, व्हाट लिविंग इज अपोज्ड टू नॉन लिविंग। मतलब लिविंग क्या है नॉन लिविंग के खिलाफ, मतलब अलावा में, या उससे अपोजिट, उससे चेंज्ड क्या है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा फिलोसफिकल वन है, और ये मतलब ये हमसे पूछता है कि आखिर लाइफ का पर्पस क्या है। तो अगर हम लोग एक एज साइंटिस्ट सोचें, एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग अगर साइंटिस्ट के तरीके से सोचें तो हम लोग कभी भी सेकेंड वाले को आंसर देने का नहीं सोचेंगे, हम लोग हमेशा ही इसी को सोचेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज़ लिविंग। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग we conventionally look for distinctive characteristics exhibiting by living organism। अगर हम लोग कभी भी सोचते हैं कि लिविंग क्या है तो हम लोग सबसे पहले उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पजेस करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, कंट्रोल टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, अगर एक आदमी है, अगर उसके अंदर ग्रोथ हो रही है तो वो लिविंग है, अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो लिविंग है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट वो लिविंग है, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स टू कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गन। तो ये सब क्या है, हमारे लिविंग हैं। वन कैन ऐड फ्यू मूव फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म। अब अगर हम लोग और ज़्यादा अगर अच्छे से जानना चाहेंगे कि लिविंग है तो हम लोग क्या, एक मेटाबॉलिज्म को जोड़ देंगे, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट को जोड़ देंगे, सेल्फ ऑर्गेनाइज को जोड़ देंगे, इंटरैक्ट एंड एमोजन्स टू दिस लिस्ट। अब हम लोग मतलब इनमें हम लोग आगे आगे जोड़ते जाएंगे। और अब चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं कि ये सब आखिर क्या है। अब हम सब इन सबको एक एक लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। अब हम लोग ने देखा है, हम लोग जानने की ये कोशिश करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, मतलब अगर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो होता है तो वो लिविंग है। ठीक है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर टू ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इंक्रीज इन मास मतलब कि मास में इंक्रीज होना, वेट में बढ़ना, मास में बढ़ना, और या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल और इंक्रीज होना नंबर इंडिविजुअल के नंबर में, आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन पढ़ के आए हैं, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल डिवीजन होता है, तो उसी से अमीबा, पैरामीशियम ये सब डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब देखिए इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टीन्यूसली थ्रू देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स में जो लाइफ होती है वो हमेशा जब तक उन जीवित रहते हैं तब तक वो लाइफ बढ़ती रहती है, उनका लाइफ कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। इन एनिमल्स द ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन एज। लेकिन अगर हम लोग अपनी एनिमल्स में या अपने ह्यूमन बीइंग की बात करें,
एनिमल्स भी आके ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ तो एक सर्टेन एज तक है, मतलब जैसे कहते हैं कि 18, 19, 20 तक की एज की हमारी ग्रोथ होती है, उसके बाद हमारी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। हाउएवर सेल डिविजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज़ टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, लेकिन सेल डिविजन सिर्फ हमारी कुछ ही टिश्यूज़ में होता है ताकि जो हमारी लॉस्ट हो चुकी सेल्स हैं उनको हम लोग रिप्लेस कर पाएँ। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिविजन, अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिविजन के द्वारा ही ग्रो करते हैं। वन कैन ईजली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। विट्रो कल्चर में अगर हम लोग सेल्स का नंबर काउंट करने लगे तो हम लोग सिंपली ये पहचान सकते हैं कि सेल का ग्रोथ हुआ है थ्रू सेल डिविजन। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, अब मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स और प्लांट्स की अगर बात करें तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, मतलब जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे ही रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक दूसरे से एक जुड़ी सी चीज़ें हैं। One must remember that increase in body mass is considered as growth। अब increase in body mass है तो वो हमारी growth के जैसे, मतलब growth ही में consider होगा, ये हमें पता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। अगर देखिए हमें ये पता, हम अभी तक हमें ये पता था कि नॉन लिविंग लोग ऑब्जर्व, मतलब कि उनके अंदर ग्रोथ नहीं ऑब्जर्व होती, लेकिन अब देखिए आपने पहाड़ देखे होंगे तो पहाड़ पे अगर हम लोग ऐसी मान, अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, वो क्या है, ट्विन्स कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ है। इंक्रीज इन मास, अगर आप इसी को एक बेसिक क्राइटेरिया समझ लें तो देखिए अगर हमारा माउंटेन है तो माउंटेन के ऊपर मिट्टी पड़ती जाए तो वह छोटे से बड़ा होता जाएगा, तो मतलब उसकी भी तो ग्रोथ हो रही है। तो हम लोग ग्रोथ को एक ऐसा मतलब क्राइटेरिया नहीं मान सकते कि ग्रोथ है तो वो बंदा लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface। उनकी surface पे मतलब material आ जाता है तो उनकी growth हो। In living organism growth is from inside, लेकिन जो living organisms होते हैं उनके अंदर जो growth होती है वो inside होती है। Growth therefore cannot be taken as a defining property of living organism। इस लाइन को ज़रूर आप अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में कि इस मतलब, तो therefore हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर ग्रोथ हो रही है तो हम लोग ये नहीं कह सकते श्योरिटी के साथ कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system। A dead organism does not grow, लेकिन अगर एक डेड ऑर्गेनिज्म है तो ग्रो नहीं करेगा। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो गया है, अभी आप लोग के लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो अब मैं बाकी रिप्रोडक्शन से, मतलब रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इससे मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूँगी। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इस समय पे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स या आपको, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस समय पे लॉकडाउन की वजह से टीचर्स की फैसिलिटी सबको नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, तो अगर आप लोग अपना मतलब मेरा ये लेक्चर अगर उनके तक शेयर करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।